लास्ट क्लास में गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे ना, मैग्नेटिक फोर्स कर रहे थे। अभी ना देखो, अभी जो क्लासेस चलेंगी ना वो थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड चलेंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैं थोड़े कम कराऊंगा बिकॉज एक बार क्या सिलेबस जुलाई में मुझे खत्म करना है अपना फर्स्ट बुक, जुलाई के 20 तक। अपने आगे क्या कर रहे थे, एम्पियर्स लॉ हो गया था, बायो सावर्ट्स लॉ हो गया था। उसके बाद हम लोग कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आप समझ 26 को तो कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? इस एग्जाम में चैप्टर कौन से आ रहे हैं? चैप्टर थर्ड। अच्छा, मैग्नेटिक का आधा आ रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैंने बताया था कि जो फोर्स होता है उसका एक्सप्रेशन हो जाता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जहाँ पे F क्या था, मैग्नेटिक फोर्स, Q था चार्ज, V था वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, B था मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? आज नहीं होगा टेस्ट सचित। आज एक्चुअली क्या, आज दो क्लासेस हो जाएंगी, 7 बजे भी क्लास होगी आज। नहीं, आज ना, आज टेस्ट नहीं हो पाएगा, बस अभी 2 से 3 क्लास है, फिर 7 से 8 भी क्लास होगी, तो आज 2 घंटे तो खाली फिजिक्स की हो जाएगा। तो मैं टेस्ट जो है ना, मैं कल ले लूंगा, ठीक है। कल टेस्ट लूंगा ग्रेड इजी पर। स्कूल में इतना ज्यादा पोर्शन दे देते ना वो लोग, कुछ भी सोचते समझते नहीं है वो लोग। कुछ भी आप शराब जो मना है दे दो, टाइम ना देखते ना कुछ देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग कि अपने को थोड़ा पोर्शन भी जल्दी खत्म करना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यू बी साइन थीटा मैंने बताया था कि जो जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का ही फॉर्मूला होता है क्यू बी साइन थीटा। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या था, एफ बाय क्यू वी बी। इलेक्ट्रिक करंट की टेस्ट होगी कल, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ग्रेड इजी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एफ बाय क्यू बी साइन थीटा। अब देखो याद रखना, अगर हमसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया, तो हम ऐसा लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन is equal to the force experienced by in a region is equal to the force experienced by unit charge by unit charge moving at unit velocity at right angle with field। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया, बी इक्वल टू एफ। कब होगा, जब क्यू 1 हो जाएगा, वेलोसिटी 1 हो जाएगी, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने कहीं पे कोई चार्ज को रखा और वो चार्ज की वेलोसिटी है
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। डायरेक्शन तो पता चल सकता है आपको। और हमने देखा कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, राइट एंगल टू फील्ड है। तो हमने देखा कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। जो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो उस लोकेशन में क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाता है, साइन थीटा का तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकंड। और इसी को हम क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू टेस्ला। जो मैंने बोला था ना कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहलाता था न्यूटन, इसको मैंने लिखा था शॉर्ट पे न्यूटन। इन द सेम वे न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकंड इज रिटन एज टेस्ला। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला। और अगर ऐसा पूछ लेगा कि राइट डाउन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में लिखो मैग्नेटिक फील्ड को, तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन हमारा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम का तो कूलम भी, कूलम का हो जाएगा चार्ज इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, A-1 T-1, मीटर का में M-1, और सेकंड का ये हो जाएगा सेकंड। ये क्या हो जाएगा, केजी 1 - 1 जीरो हो जाएगा, S-1 हो जाएगा, एम्पियर रेज टू -1। अच्छा यहाँ पे कूलम सेकंड होता है ना, करंट इंटू टाइम होता है। केजी मीटर कट जाएगा, S-1 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा, और S नहीं बचेगा, S तो यहाँ पे से कट चुका हुआ है ना, -3 + 1 हो जाएगा -2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर यही पूछ ले कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला M-T-2 A-1। एक इसका होता है डायमेंशन फॉर्मूला करंट का होता है ना, करंट का यूनिट भी ए होता है एम्पियर, और सिंबल भी कितनी बार हम लोग उसका ए ही लिखते हैं, या क्यू भी लिख सकते हैं। बेटर होगा क्यू लिख दो यूनिट में, तो सिंबल को दोनों का सेम हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर दो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने सीखा था, टेस्ला यूनिट था उसका, वो टेस्ला कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का ये यूनिट क्या होता है वो समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब कहलाएगा, अगर मान लो कोई चार्ज है जिसका 1 कूलम है, मूव कर रहा 1 मीटर पर सेकेंड से राइट एंगल टू फील्ड, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कहलाएगा 1 टेस्ला कहलाएगा। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ, पहले इसको फटाफट नोट कर दो। ठीक है, तो इसको ऐसा मैं लिख देता हूँ। मैग्नेट जैसे बोला गया था ना कि डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन फोर्स, तो दोनों की बातें अलग अलग होगी। एक एक फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन होगी, एक यूनिट की डेफिनेशन होगी। वैसे डिफाइन 1 टेस्ला, तो ऐसा लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड एट ए लोकेशन
is 1 Tesla if 1 Coulomb charge at that location moving with velocity 1 meter per second at right angle to field that location experience force of 1 न्यूटन। सिंपल भाषा है, कोई कुछ नहीं है, मैं अपने मन से बना के लिख सकते हो अगर प्रॉपर लैंग्वेज अच्छी है और हमको कंसेप्ट आता है। एक कोई फील्ड है यहाँ पे बी वेक्टर, यहाँ पे एक कुलम चार्ज हमने ऐसा भेजा जो कि मूव करा 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और हमने देखा कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये करता है 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस। तो जो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो कितना होगा, 1 टेस्ला के। सीधी सी बात, इसको नोट कर लो। एक मिनट। तो नोट कर लो अच्छे से। सर ये लास्ट लाइन अपने एक्सपीरियंस पर 1 न्यूटन लिखा है, वो समझ नहीं आया क्या। सर लास्ट लाइन लिखे हैं एक्सपीरियंस फॉर 1 न्यूटन। हाँ, फॉर एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। सर मतलब अलग। हाँ, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अब हमारा नया टॉपिक होगा मोशन ऑफ चार्ज मैग्नेटिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ठीक है, इसमें अलग अलग केसेस आएंगे। पहला केस व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर
एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने वेलोसिटी दी, तो इस तरह से ये जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हमने पढ़ के रखा है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। देखो, अपने इंडेक्स फिंगर को अंदर दिखाओ, मिडिल फिंगर को राइट में दिखाओ और देखो फोर्स अपवर्ड लग रहा है। यहाँ से देखो करके एक बार, फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर। अब देखो, मैंने एक बात पहले बता दी थी कि मैग्नेटिक फोर्स कोई भी सिचुएशन हो, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो पहले क्या करो, इंडेक्स फिंगर को दिखाओ अंदर की तरफ, और एक मिनट, तुम लोग के फिजिक्स एग्जाम कब है रचित? सर टाइम टेबल नहीं मिला अभी तक। ये लेकिन ये बोल दिया गया है कि जो एग्जाम है वो जुलाई के लास्ट में। हाँ सर 27 से शायद। 27 से है ना? ओके, तो मुझे लगता है कि पहला तो उनको नहीं रखना चाहिए फिजिक्स। इस पे काम कर रहा हूँ, अपने इंडेक्स फिंगर को स्क्रीन के अंदर दिखाओ, इंडेक्स फिंगर को स्क्रीन के अंदर दिखाओ, मिडिल फिंगर को राइट में दिखाओ, और देखो तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है। देखो तो, सब कोई करके देखो एक बार, वीडियो नहीं ऑन हो रही है, इजी हो जाएगा, करके देखो एक बार। आ, देखो, इंडेक्स फिंगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, और देखो थंब, देखो थंब ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? समझ में आया कि नहीं आया? सबको बोलो हाँ या ना। हाँ सर। है ना? ये तो इस तरह से आप देखेंगे वो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, वो अपवर्ड है। हाँ, ऊपर के साइड जा रहा ना, सही है। अब देखो, अब मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो वेलोसिटी है, ये फोर्स के, जो फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अब ये क्या होगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ। अब ये क्या होगा, ये ऐसा कर्व में जाएगा, कर्व जाएगा। अब वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, फोर्स, अब जब वेलोसिटी ऐसी होगी ना, ठीक है, तो फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स अभी भी किधर होगा, ऐसा होगा। करके देखते चले जाओ, हर बार ये जो फोर्स है ना, ये पार्टिकल को मजबूर कर देता है कि वो उस पार्टिकल को गोल गोल घुमाए, सर्कुलर पाथ में, बिकॉज जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होता है ना, दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, और जो पार्टिकल का मोशन होगा ना, वो कुछ ऐसा होगा। इस तरह से, ठीक है। तो
पार्टिकल होता है दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। हर बार जो फोर्स होगा ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे जाएंगे तो वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ जाएंगे वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। हर बार जो है ना वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी, लेकिन जो फोर्स होगा वो टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा, फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा, फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा, इस तरह से। तो फोर्स को हमेशा कैसा रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, ठीक है। एंड द पार्टिकल मूव्स इन दिस सर्कुलर पाथ। कभी भी अगर हमसे बोला जाएगा कि हमें एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड दे देगा और बोला जाएगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे ऐसा है, पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दी ऐसे, ठीक है, ऐसे, अभी वेलोसिटी, अब बताओ पार्टिकल कैसा मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, स्क्रीन के बाहर, तो थंब तुम्हारे तुम्हारे तरफ होगा जो इंडेक्स फिंगर है, और वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है, ऊपर हमारा ऐसा जाएगा, इंडेक्स फिंगर मेरी तरफ आएगी, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। इंडेक्स फिंगर किधर है, ऊपर की, इंडेक्स फिंगर किधर है, ऊपर की तरफ है, एफ बी आई, एफ बी आई, आई फॉर करंट, करंट मतलब मोशन ऑफ चार्ज, तो मोशन ऑफ चार्ज ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा उसके ऊपर, इधर की तरफ लगेगा। अब क्या होगा, तो फोर्स ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल कैसा मूव करेगा, ये इधर लग रहा ना फोर्स, मतलब फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा, तो सेंटर यहाँ पे सेंटर ले लो और ये टेंजेंट ले लो और ड्रॉ कर दो सर्कल। ये सेंटर जब यहाँ पे होगा, ये टेंजेंट होगा, तो ये सर्कल ऐसा बनेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात सबको समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो सबसे बेसिक सवाल जो एग्जाम में आता है ना 1 मार्क का, वो ये होता है कि हमें क्या कहते हैं, वेलोसिटी दे दी जाती है, हमें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाता है, और हमको वहां पे ड्रॉ करने बोला जाता है पार्टिकल का पाथ, तो हम उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो आगे, नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमसे ना अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी, कैसे, क्या क्या चीजें, कि फाइंड इन दिस केस, पहला टाइम पीरियड, ऑफ मोशन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद रेडियस, ये सब बातें हमसे पूछी जाएंगी। हालांकि इतनी 5 चीजें हैं, लेकिन इसको कुछ कुछ खास नहीं है इसमें, एक ही फॉर्मूले से हम सबके सब निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि देखो, पहला फोर्स हो जाता है क्यू बी बी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ एम बी स्क्वायर बाय आर। तो इस, अरे 1 मिनट करो ना। ये देखो ये पांचों के लिए कोई मतलब रटने की जरूरत नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से पांचों के पांचों चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, सर अब बोलो। सर इसमें पार्टिकल हर वक्त सर्कल बनाए मैग्नेटिक फील्ड में जरूरी तो नहीं होगा ना, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो गई अगर वेलोसिटी particle- परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमेशा सर्कल ही होगा।
सर पर अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो है फिर पर वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि सर्कल करने से पहले ही वो निकल जाता है तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो वो क्या टाइम तो पीरियड में बताऊंगा, उस पे क्या होता है, टाइम पीरियड में फर्क पड़ता है, बताऊंगा क्या होता है उसमें। इसमें ये जो पांचों पॉइंट उसी में डिस्कस हो जाएगा। तो पहला पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर बाई आर क्यू वी बी। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये वी वी कट जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सबसे पहला कि हमें क्या निकालना था यहाँ पे, पहले देखो, पहले हम निकालते हैं रेडियस, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। रेडियस सबसे पहले निकल जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस इज डिसाइडेड बाय एम वी अपॉन क्यू बी। अब अगर देखो वेलोसिटी कम है तो रेडियस छोटा बनेगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो रेडियस बड़ा बनेगा, लेकिन हाँ रेडियस बनेगा, ठीक है, वो चीज कंपलसरी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज है तो रेडियस कुछ ना कुछ यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज रेडियस हो गया, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी हो जाएगा क्यू बी आर बाय एम, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। तीसरा क्या हो गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई आर अपॉन बी, 2 पाई आर। व्हाट इज वेलोसिटी हियर, क्यू बी आर अपॉन एम। ये आर आर कट जाएगा ना, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। एक चीज देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी के ऊपर, देख सकते हैं टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, है ना। और टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, समझो यहाँ पे एक मान लो चार्ज पार्टिकल है, हमने उसको वेलोसिटी दी, एक चार्ज को दी हमने वेलोसिटी 1 और एक को हमने दी वेलोसिटी 2। तो जिसकी वेलोसिटी 1 है वो चक्कर काट के ऐसे आ जाएगा, और जिसकी वेलोसिटी 2 होगी वो चक्कर बड़ा रेडियस का काटेगा, ठीक है। लेकिन दोनों अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम सेम लेगा, समझना इस बात। टाइम फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल इज सेम फॉर बोथ द चार्ज पार्टिकल। आ रही बात सबको समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में अधिकतर ये सवाल आता है कि लिख लेना यहाँ पे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी does not depend on velocity, full stop. For large velocity, does not depend on velocity, ठीक है। ऐसा ले सकता हूँ, विथ सिंपल में हो जाएगा, विथ चेंज इन velocity radius changes such that time period t and f is constant। बड़ा रेडियस होगा, ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, वो चक्कर बड़ा काटेगा, लेकिन टाइम पीरियड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ या ना। यस। ठीक है ना। याद है जैसे पेंडुलम पढ़ा था हम लोगों ने, सिंपल पेंडुलम में, कि अगर हम इसको टाइम पीरियड होता 2 पर√L/g होता। अब वेलोसिटी हाई देंगे तो बड़ा चक्कर काटेगा, ठीक है, लेकिन टाइम सेम लगेगा।
छोटी वेलोसिटी देंगे छोटा चक्कर काटेगा, लेकिन टाइम पीरियड तो सेम ही रहता है ना। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो हम इसको कुछ भी वेलोसिटी देंगे तो रेडियस को अपने ये सर्कुलर पाथ तो करेगा ही करेगा, लेकिन अपने टाइम पीरियड को एडजस्ट करके वो रेडियस को छोटा बड़ा कर देगा। तो समझ लो, तुम्हारा डाउट था, क्लियर हो गया? सर वो एकदम क्लियर नहीं हुआ सर। क्या डाउट है, बोलो, अभी अब समझ में आ जाएगा, बोलो। सर अभी मतलब एक पार्टिकल है उसको वेलोसिटी बहुत ज्यादा दी है, ठीक है। एकदम ज्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड सर समझो मतलब थोड़े से रीजन में ही है, तो फिर इतनी ज्यादा तो वो वेलोसिटी आर्क देंगे बनाएगा, फिर नहीं, फिर वो आर्क सर्कुलर, बनाएगा ना सर। फिर वो आर्क बना हाँ के सर, निकल जाएगा। हाँ सर वही आपको ये पूछना था, हाँ, बस तो आर्क उसके, बना के निकल जाएगा। हाँ उसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, वो क्या, वो टॉपिक जो ना जनरली एंट्रेंस में आता है, ठीक है, या बोर्ड में अगर आएगा तो 1 मार्क का खाली क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते, लेकिन डिटेल में वो एंट्रेंस में आता है कि अगर वो ऐसे मान लो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वो सीधा निकल जाएगा बाहर। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम, व्हाट इज वेलोसिटी हियर, वेलोसिटी इज क्यू बी आर अपन एम, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी का काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका रेडियस बड़ा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो काइनेटिक रेडियस बड़ा तो मतलब स्पीड ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो वो ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन एक चीज याद रखना है कि अगर हमने कोई चार्ज पार्टिकल को स्पीड अगर मान लो 2 दे दी है, और अगर वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो पूरे सर्कुलर पाथ पे उसकी स्पीड 2 ही रहने वाली है, उसकी स्पीड ना घटेगी ना बढ़ेगी। याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज द स्पीड, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर अगर कोई मतलब एक क्यू चार्ज है उसको रखा और एक टू क्यू चार्ज है, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा? नहीं, टाइम पीरियड कैसे, तो दोनों का चार्ज तो अलग हो गया ना। पर सर फिर मास भी तो चेंज होगा। हाँ, तो फिर दोनों को कंपेयर करके देखना पड़ेगा। टाइम पे 2 पाई m अपॉन क्यू भी हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुका हुआ ऐसा कि 3 चार्ज पार्टिकल है, अल्फा, उसके बाद प्रोटॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में तीनों चार्ज को मूव करवाया, ये, और तीनों चार्ज को जब मूव करवाते हैं तो हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ, जब तीनों चार्ज को मूव करवाया गया है तो इनकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कैसे क्या होगी। ठीक है, तीनों की वेलोसिटी सेम है, सॉरी। तो बताना है कि किसका रेडियस सबसे बड़ा, किसका रेडियस छोटा, रेडियस को अरेंज करना है। तो हमको पता है कि रेडियस निकालना, तो आर हो जाता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। अभी तीनों के लिए वेलोसिटी सेम है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी तीनों के लिए सेम है, दिया जाएगा। तो अगर हम अल्फा के लिए देखें तो रेडियस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, मास अल्फा का कितना हो जाता है, 4 टाइम, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 4 me चार्ज अल्फा का हो जाता है 2 e। रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 4, तो मास कितना हो जाएगा प्रोटॉन का, m हो जाएगा बाय क्यू। प्रोटॉन का चार्ज कितना, e हो जाएगा। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा mp। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मास ऑफ अल्फा हो जाएगा ना, मास ऑफ 4, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन mp ले लेंगे तो अल्फा का हो जाएगा 4 mp, बिकॉज अल्फा के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई होता है ना।
अब देखो ये हमारी पूरी कहानी हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, अगर किसका रेडियस सबसे बड़ा है, ये देखो 2 से यहाँ 2 बचेगा ना, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है ना, 1 बाय लगभग प्रोटॉन के मास से 187 टाइम्स लेस होता है। तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ अल्फा सबसे बड़ा होगा, और उससे छोटा हो जाएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन, कि यहाँ पे रेडियस ऑफ अल्फा जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा कंपेयर टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा होता है, तो उसका रेडियस तो बहुत छोटा हो जाएगा। और दूसरा फर्क क्या होगा कि ये दोनों अगर घूम रहे होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। चलो इसको नोट कर दो, ऐसे सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कंपेयर करो ये, कंपेयर करो वो, इसको फटाफट नोट कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड केस, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट। अगर देखो व्हेन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो कोई सर्कुलर पाथ बनेगा ही नहीं। अगर ऐसा लिखा कि व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ नॉट परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 0 डिग्री मतलब, ठीक है, कोई भी एक्यूट एंगल है। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस तरह से, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल थीटा। अब देखो ये ना तो राइट एंगल है ना तो पैरेलल है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इस वेलोसिटी के हो जाएंगे दो हिस्से, एक अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि v साइन थीटा हो जाएगा, एक अलोंग फील्ड एक परपेंडिकुलर टू फील्ड। अलोंग फील्ड हो जाएगा v cos थीटा, परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाएगा v sin थीटा।
और अब जो v cos थीटा है वो तो चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाएगा। ये कोई रोल प्ले करेगा ही नहीं पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, ये पार्टिकल को आगे बढ़ाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, और ये जो है ना v sin थीटा, ये पार्टिकल को चक्कर कटवाएगा गोल गोल। ऐसा होगा, देखो इस तरह से ऐसा लिख सकता हूँ, v cos थीटा will make charged particle move in forward direction। ठीक है, and v sin theta will make it move, will make the particle will make particle move in circular path। Clear? Therefore motion will be helical। समझना इस चीज को। एक तो ये आगे भी बढ़ा, ये चक्कर भी काट रहा है। ठीक है, मान लो कि जैसे कि ये कुछ इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से जैसे हमारा स्प्रिंग होता है ना, ऐसा करके गोल भी होता है आगे भी बढ़ता है, वैसे इसके पास दो मोशन एक साथ है, एक तो ट्रांसलेटरी है और दूसरा इसके पास सर्कुलर है, जिसकी वजह से इसके पास कॉम्बाइंड मोशन हो गया, ये आगे भी बढ़ेगा और ये इसका होगा। अब हमसे ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द, इसमें एक टर्म आता है पिच। तो पिच का देखो, पिच वर्ड पहले सुना हुआ वर्ड भी होगा, जब किया होगा एक्सपेरिमेंट लैब में स्क्रू गॉज का, तो पिच वर्ड आया था वहां पे कि एक स्क्रू को घुमाते हैं तो जितना भी वो लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ता है ग्राउंड में, उसको हम लोग कहते हैं पिच। यहाँ पर भी सेम चीज है, एक चक्कर काटा, ये यहाँ से एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये ऐसे करके, और ये एक चक्कर में ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया एक्स दूरी, एक चक्कर में कितना पहुंचा ये एक्स, मतलब ये ऐसे देखो, ये था एक सर्कल बना, ठीक है, यहाँ से देखो एक ऐसे करके हम पूरा सर्कल बनाते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक राउंड किया हमने, तो जो भी लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा ना वो क्या कहलाएगा, एक पिच कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पिच हो। तो पिच तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले वर्ड्स डेफिनेशन क्या है, लीनियर डिस्टेंस moved by charged particle when it covers, when it completes one full revolution is called pitch। ठीक है, एंड पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिच इक्वल्स टू v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी एंड v cos, दिस इज द पिच। इसको नोट करें। सर मोशन विल बी के बाद क्या लिखा है? When it completes one full revolution, motion will be helical।
हेलिकल शेप, जो स्प्रिंग का जो शेप होता है ना वो हेलिकल होता है, याद रखना। तो फटाफट नोट कर लो इस चीज को। आगे बढ़ते हम लोग। और एक चीज समझ के रखना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो इस पूरे प्रोसेस में कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि देखो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखना हमको ना यहाँ पे फोर्स पढ़ना है, लॉरेंट्ज फोर्स। तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है, इसलिए हमको पढ़ना है यहाँ पे एक बार। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये दो चैप्टर, देखो कब से हम पढ़ रहे हैं, जब से 12th स्टार्ट हुआ तब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट किया, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस होगा, ठीक है, एसी वालों का, या जो एनसीईआरटी की बुक देखो तो उसका लास्ट चैप्टर, जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और नूतन का भी जो है ना सिलेबस पे लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीज से बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़े डिटेल में, उससे रिलेटेड हर एक बात पढ़े। मान लो कि अगर यहाँ पे ऐसे करके कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी v दी जाए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोला जाएगा डिस्क्राइब करो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब होगा ये। चार्ज जाएगा आगे इस फील्ड के अंदर, और एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, b इंटू टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस में मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा वाई में डायरेक्शन में ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूरा वाई में है तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक्स हो जाएगा बी टी। और अगर हम देखें ऊपर की तरफ वाई हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या यहाँ पे हो जाएगा क्यू ई बाय एम, यहाँ पे एम क्या हो गया, इसका मास हो गया ए टी स्क्वायर। ये बिल्कुल वही चीज आ रहा है जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे ना क्लास 11th में
बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो टी का स्क्वायर। एक यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, टी क्या हो जाएगा एक्स बाय वी, तो वाई क्या हो जाएगा हाफ वी बाय एम, एंड टी विल बी एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या के है ये, तो डी सी पाथ इज अ पैराबोला। इसको नोट करें, याद रखना है, when the velocity is perpendicular to the electric field, the path is a parabola. When the velocity is perpendicular to the magnetic field, the path is a circle. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये नोट कर लेना, the path is a parabola. अब यहाँ से एक लास्ट टॉपिक देखना हमको, लॉरेंट्स। लॉरेंट्स फोर्स क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स acting on charged particle is called Lorentz force। तो दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लॉरेंट्स फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई, इसकी तो लॉरेंट्स फोर्स। ये हमारा हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब छोटी सी बात अगर सब पूछी जाए कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं ऐसे कंबाइंड फोर्स को, देखो सीधी सी बात है, समझो एक चीज को, इसको ये थोड़ा ये पूरा सिलेबस में जो मैंने लिखा है, जो अभी बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है ये बात, और इसकी ये बहुत गहराई में पढ़ाया जाता है हायर क्लास में। मान लो कि एक लिफ्ट पे तुम जा रहे हो, तो अगर लिफ्ट पे जा रहे हो तो चार्ज अगर यहाँ पे क्यू है रेस्ट पे, तो जो लिफ्ट पे जा रहा होगा वेलोसिटी के साथ, उसको तो ये चार्ज मोशन में दिखेगा, है ना। तो अब अगर इसको मोशन में दिखेगा, तो यहाँ मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, कहीं पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको अगर ये चार्ज मान लो मोशन में दिखेगा, तो उसको कोई टर्न करते हुए दिखेगा। याद रखना एक चीज को कि अगर कोई मूविंग फ्रेम से देख रहा हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स अलग होगा, कोई रेस्ट फ्रेम से देखेगा उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स अलग होगा।
लेकिन वहां उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा ना, क्योंकि वो कुछ ऐसा एडजस्ट करता है, ठीक है, कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा सेम आए, मतलब ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट हो। तो इसलिए हम लोग ये लॉरेंस फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, बाकी एक बार ना मैं ये जो मैंने पॉइंट बोला ना वो मैं 7 बजे भी डिस्कस कर लूंगा, बाकी यहाँ तक ही लिख जाऊंगा। आज आज के लिए काफी काफी यहाँ तक, ठीक है। तो 7 बजे हम लोग मिलेंगे, तो मैं लॉरेंस फोर्स का थोड़ा सिग्निफिकेंस बता दूंगा, और साइक्लोट्रॉन स्टार्ट करना मेरे को, मतलब कि लास्ट ईयर अच्छा कुछ बोला गया स्कूल से कि एचडीएन में कि साइक्लोट्रॉन सिलेबस में है कि नहीं है? सर अभी तक तो कुछ बोला नहीं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि साइक्लोट्रॉन देखो सिलेबस में लास्ट ईयर तो हटा था, इस साल हटे हटे कोई जरूरी नहीं है, और अगर हटेगा भी ना तो मुझे लगता है ये अनाउंसमेंट तो ये अनाउंसमेंट जो है ना मुझे लगता है दे भी जाएगी ना तो बाद में दी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्कूल एग्जाम में तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए काफी है इतना, तो बाय, टेक केयर। थैंक यू।